नमस्कार। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, चिंता ज्ञान की शुरुआत है। और आज हम जिस विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं, वो वाकई चिंता, विचार और गहन विश्लेषण की मांग करता है। नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा विषय है भारत में ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण, उनके नियंत्रण को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो एक टकराव चल रहा है, खासकर ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के बाद। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दा है। और हमारा ये विश्लेषण इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख पर आधारित है, जो इसके कई अहम पहलुओं को सामने लाता है। हाँ, उस लेख ने काफी अच्छे से इसे कवर किया है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले को परत दर परत खोलें, इसके अलग अलग तर्क देखें, संवैधानिक पहलू समझें और हाँ, इसके असल परिणाम क्या हो रहे हैं वो भी निष्पक्ष रूप से जानें। जी, ये विषय देखिए यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो खैर महत्वपूर्ण है ही, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, पर मुझे लगता है देश की शासन प्रणाली और न्याय व्यवस्था में रुचि रखने वाले हर नागरिक के लिए ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। ये सिर्फ अकादमिक बहस नहीं है। और हाल में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, चीफ जस्टिस की टिप्पणियां आई, उसने इसे फिर से एकदम चर्चा में ला दिया है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी विस्तार से पड़ताल। जरूर। और चर्चा शुरू करने से पहले शायद ये समझ लेना ठीक रहेगा कि ये ट्रिब्यूनल्स आखिर हैं क्या, मतलब इनका रोल क्या है सिस्टम में। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, बताएं जरा। देखिए, ट्रिब्यूनल या अधिकरण जिन्हें हम कहते हैं, ये असल में अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। अर्ध न्यायिक, हाँ, मतलब पूरी तरह कोर्ट नहीं। हाँ, मतलब ये कोर्ट की तरह ही विवाद सुलझाते हैं, पर इनका दायरा सीमित होता है और प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। इन्हें खास कानूनों के तहत बनाया जाता है। अच्छा, किस लिए बनाते हैं इन्हें? इनका मुख्य उद्देश्य होता है कुछ खास तरह के मामलों का निपटारा तेजी से और विशेषज्ञता के साथ करना। जैसे मान लीजिए कंपनी कानून के मामले हैं तो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके। या फिर इनकम टैक्स के विवाद हैं तो आईटीएटी है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसी तरह आर्म्ड फोर्सेस के लिए एएफटी है। तो इनका काम बटा हुआ है। तो ये एक तरह से स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हो गए। हाँ, कह सकते हैं। और इनका एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये जो हमारी पारंपरिक अदालतें हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उन पर मुकदमों का बोझ कुछ कम करते हैं। समझ गए। तो ये जरूरी है तेजी और विशेषज्ञता के लिए। बिल्कुल, न्याय प्रणाली का एक अहम हिस्सा है ये। लेकिन अजीब बात है कि जो चीज न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए बनी, उसी पर नियंत्रण को लेकर इतनी खींचतान चल रही है। ये जो टकराव है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच, इसकी असली जड़ क्या है? कहाँ से शुरू हुई ये बात? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। टकराव की जड़ है नियंत्रण, कंट्रोल। बुनियादी सवाल यही है कि इन ट्रिब्यूनल्स के कामकाज पर, खासकर इनमें सदस्य कौन होंगे, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, इस पर आखिरी फैसला किसका हो, न्यायपालिका का या कार्यपालिका मतलब सरकार का। और ये कोई नई बात नहीं है जैसा आपने कहा। जी नहीं, ये दशकों पुराना मुद्दा है। लेकिन हाँ, 2021 का जो ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम आया, उसने इस आग में घी डालने का काम किया है, कह सकते हैं। इसने बहस को बहुत तीखा कर दिया है। और यहाँ देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ अपॉइंटमेंट प्रोसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मामला नहीं है। अच्छा, तो फिर? ये सीधे सीधे हमारे संविधान के जो मूल सिद्धांत है ना, उनसे टकराता है। किन सिद्धांतों से? खास तौर पर दो सिद्धांत। एक तो शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अपने अपने दायरे में काम करें। हाँ, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बिल्कुल। और दूसरा, न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, यानी न्यायपालिका बिना किसी डर या दबाव के स्वतंत्र रूप से फैसले ले सके। तो ट्रिब्यूनल पर नियंत्रण का सवाल इन दोनों सिद्धांतों की कसौटी बन गया है। एकदम, क्योंकि ट्रिब्यूनल एक तरह से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की जमीन पर काम करते हैं। तो उन पर किसका नियंत्रण हो, ये सवाल सीधे इन सिद्धांतों से जुड़ जाता है। ये तो वाकई गहरा संवैधानिक मुद्दा है, सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं। तो हम इस स्थिति तक पहुंचे कैसे? अगर पिछले कुछ सालों को देखें तो ये टकराव कैसे बढ़ा, इसकी टाइमलाइन क्या रही है? जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मामला कैसे आगे बढ़ा। इसकी कहानी हम मोटे तौर पर 2017 से शुरू कर सकते हैं। 2017 से? क्या हुआ था तब? उस साल वित्त अधिनियम, फाइनेंस एक्ट के जरिए केंद्र सरकार को कई सारे ट्रिब्यूनल्स के सदस्यों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल और दूसरी सेवा शर्तें तय करने के लिए नियम बनाने का काफी अधिकार मिल गया। ये सरकार की तरफ एक बड़ा कदम था। यानी पावर कार्यपालिका के पास शिफ्ट हुई। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने रॉजर मैथ्यू केस में इन नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।
रॉजर मैथ्यू केस, हाँ सुनाए। जी, और कोर्ट ने पाया कि ये नियम न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं। इसलिए कोर्ट ने उन नियमों को रद्द कर दिया। रद्द कर दिया, किस आधार पर? कोर्ट का मानना था कि नियम बनाने की शक्ति ऐसी नहीं हो सकती कि वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ही कमजोर कर दे। चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी हैं। ठीक है, तो 2019 में कोर्ट ने सरकार के नियमों को खारिज कर दिया। फिर सरकार ने क्या किया? सरकार 2020 में नए नियम लेकर आई। नए नियम? हाँ, अधिसूचित किए, लेकिन इन नए नियमों को भी चुनौती मिल गई। मद्रास बार एसोसिएशन MBA, जो इस मामले में काफी सक्रिय रहा है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अच्छा, MBA फिर से कोर्ट गया? जी, और इस बार जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को पूरी तरह रद्द तो नहीं किया, लेकिन उनमें कई जरूरी बदलाव करने की सिफारिश की। क्या सिफारिशें थीं? सबसे अहम सिफारिश थी कि ट्रिब्यूनल सदस्यों का कार्यकाल कम से कम 5 साल का होना चाहिए। 5 साल? क्यों? कोर्ट का तर्क था कि अगर कार्यकाल छोटा होगा, मान लीजिए 3 या 4 साल, तो अच्छे काबिल लोग, खासकर जो सफल वकील हैं, वो शायद आना ना चाहें। और छोटा कार्यकाल सदस्यों को थोड़ा असुरक्षित भी महसूस कराता है कि कहीं सरकार को नाराज ना कर दें। तो स्वतंत्रता के लिए लंबा कार्यकाल जरूरी है। ये तो लॉजिकल लगता है, स्वतंत्रता और स्थिरता के लिए। तो क्या सरकार ने ये 5 साल वाली सिफारिश मान ली? यहीं पर मामला और पेचीदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों के कुछ ही महीने बाद अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस लेकर आई, ट्रिब्यूनल सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अध्यादेश। अध्यादेश, और उसमें क्या था? उसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 साल की सिफारिश के ठीक उलट सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 4 साल रखा गया। 4 साल? कोर्ट की सिफारिश के खिलाफ? जे, और साथ ही नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 50 साल तय कर दी गई। ये दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट के सुझावों से अलग थी। तो फिर इस अध्यादेश का क्या हुआ? इसे भी तुरंत चुनौती मिली। और सिर्फ 3 महीने बाद जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक अहम फैसला दिया। क्या फैसला आया? कोर्ट ने इस अध्यादेश के 2 मुख्य प्रावधानों को, यानी 4 साल का कार्यकाल और 50 साल की न्यूनतम आयु सीमा, इनको रद्द कर दिया। फिर से रद्द? हाँ, कोर्ट ने इन्हें स्पष्ट रूप से मनमाना कहा, मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी, और कहा कि ये न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने फिर दोहराया कि छोटा कार्यकाल न्यायिक स्वतंत्रता के लिए ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दूसरी बार सरकार के कदम को कम से कम इन 2 पॉइंट्स पर असंवैधानिक पाया। जी बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में अध्यादेश के इन प्रावधानों को रद्द किया और उसके ठीक 1 महीने बाद अगस्त 2021 में संसद ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 पास कर दिया। 1 महीने बाद ही? जी, और इस नए कानून में लगभग वही प्रावधान फिर से डाल दिए गए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हफ्ते पहले ही असंवैधानिक और मनमाना कहकर रद्द किया था। वही प्रावधान, मतलब 4 साल का कार्यकाल और 50 साल की उम्र? हाँ, बिल्कुल वही। ये तो बहुत ही असाधारण स्थिति है। मतलब संसद ने उन्हीं चीजों को कानून बना दिया जिन्हें देश की सर्वोच्च अदालत ने गलत ठहराया था। इसे तो विधायिका और न्यायपालिका का सीधा टकराव कहेंगे। ये टकराव का सबसे स्पष्ट बिंदु बन गया और जाहिर है इस अधिनियम को भी चुनौती दी गई। किसने चुनौती दी? फिर से MBA ने? जी, मद्रास बार एसोसिएशन ने ही इस 2021 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और वो मामला अभी चल ही रहा है। इस बार MBA का मुख्य तर्क क्या है? वो किस आधार पर इसे गलत बता रहे हैं? उनका सबसे मुख्य तर्क ये है कि संसद ने उन प्रावधानों को फिर से कानून बना दिया जिन्हें अदालत पहले ही न्यायिक समीक्षा में, मतलब जुडिशियल रिव्यू में, असंवैधानिक मान चुकी थी। ऐसा करके संसद ने प्रभावी रूप से अदालत के फैसले को ही पलट दिया है, उसे निष्प्रभावी, नलिफाई कर दिया है। अच्छा, इससे लेजिस्लेटिव ओवररूलिंग कहते हैं शायद? हाँ, बिल्कुल। और MBA का कहना है कि ये न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है। उनका तर्क है कि संसद कानून बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, लेकिन वो अदालत के फैसले को सिर्फ इसलिए नहीं पलट सकती कि वो उसे पसंद नहीं आया, खासकर जब आधार वही हो जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया हो। ये तो बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठाता है कि विधायिका की कानून बनाने की शक्ति कहाँ तक है और न्यायपालिका की समीक्षा की शक्ति कहाँ तक। अच्छा, तो इस पर सरकार का क्या कहना है? वो इन प्रावधानों का बचाव कैसे कर रही है? हाँ, सरकार का अपना पक्ष है और याचिकाकर्ताओं का अपना। दोनों के तर्कों को समझना जरूरी है। याचिकाकर्ता यानी MPA की तरफ से जो मुख्य बातें हैं वो हमने अभी डिस्कस की। हाँ। पहला, 4 साल का कार्यकाल। उनका कहना है कि ये सदस्यों को असुरक्षित बनाता है। अगर दोबारा नियुक्ति चाहिए तो शायद सरकार की तरफ देखना पड़े, तो निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
5 साल ज्यादा सुरक्षा देता। ठीक है। और दूसरा? दूसरा 50 साल की उम्र सीमा। इसे वो मनमाना और अतार्किक बताते हैं। कहते हैं कि कई युवा काबिल वकील जो शायद 45-48 की उम्र में भी बहुत अनुभवी हों, वो बाहर हो जाते हैं। और जब हाईकोर्ट जज बनने के लिए कम उम्र हो सकती है, तो यहाँ 50 की सीमा क्यों? इसका कोई ठोस कारण नहीं दिखता। ये तो हुए याचिकाकर्ताओं के तर्क। हाँ। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार का पक्ष भी सुनिए। पहला, उम्र सीमा पर उनका तर्क है कि 50 साल ये सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार के पास पर्याप्त जीवन का अनुभव हो, प्रोफेशनल मैच्योरिटी हो, जो ट्रिब्यूनल के जटिल मामलों के लिए जरूरी है। अनुभव और परिपक्वता। ठीक है। दूसरा, 4 साल के कार्यकाल पर सरकार मानती है कि ये काफी है। ये कार्यकाल सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा भी देता है और उनके प्रदर्शन को आंकने का मौका भी। अच्छा। लेकिन सरकार का सबसे बड़ा और अहम तर्क ये है कि सदस्यों की सेवा शर्तें तय करना ये एक शुद्ध नीति का मामला है, प्योर पॉलिसी, और नीति बनाना संसद का काम है, उसका अधिकार क्षेत्र है। यानी वो कह रहे हैं कि ये पॉलिसी डिसीजन है, इसमें कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। उनका मानना है कि न्यायपालिका को नीतिगत मामलों से दूर रहना चाहिए, और उन्होंने मतलब सरकार ने इशारों में ये भी कहा है कि कहीं न्यायपालिका खुद तो शक्तियों के प्रतिकार का उल्लंघन नहीं कर रही, विधायिका के काम में दखल देकर। ओहो, तो ये तो आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। एक तरफ न्यायिक स्वतंत्रता का सवाल, दूसरी तरफ संसदीय अधिकार और नीति निर्माण का। ये टकराव तो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि संस्थाओं के बीच संतुलन का है। बिल्कुल, संस्थागत संतुलन का। लेकिन ये जो सैद्धांतिक और कानूनी बहस चल रही है, इसका जमीन पर क्या असर हो रहा है? मतलब ट्रिब्यूनल्स के काम पर क्या ये सिर्फ वकीलों और जजों की बहस है या आम आदमी तक इसका असर पहुंच रहा है? दुर्भाग्य से इसका असर बहुत ठोस है और काफी चिंताजनक भी है। इस लंबे गतिरोध का सबसे सीधा और बुरा असर ये हुआ है कि देश भर के जो महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल्स हैं, उनमें सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। नियुक्तियां रुकी हुई हैं? हाँ, प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई है। बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, और जब सदस्य ही नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? कई ट्रिब्यूनल तो लगभग ठप पड़ने की कगार पर आ गए हैं। बाप रे, इसके कुछ आंकड़े हैं क्या, अंदाजा लगाने के लिए कि स्थिति कितनी गंभीर है? जी, दिसंबर 2022 के कुछ सरकारी आंकड़े ही देख लीजिए, जो इंडियन एक्सप्रेस के लेख में भी थे। हाँ, बताएं। जैसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT), जो इंसॉल्वेंसी और कंपनी लॉ के लिए इतना अहम है, वहां स्वीकृत 32 पदों में से 24 खाली थे। 32 में से 24 खाली, यानी 2/3 से ज्यादा। जी। फिर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT, वहां 34 में से 24 पद खाली थे। वहां भी हालत खराब। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT, टैक्स मामलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, वहां 63 न्यायिक सदस्य पदों में से 18 खाली थे। और रेलवे दावा न्यायाधिकरण RCT, वहां तो हालत और भी खराब थी। उपाध्यक्ष न्यायिक के 2 पद खाली थे और 20 न्यायिक सदस्य पदों में से 16 खाली थे। ये आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। इतने सारे पद खाली होने का मतलब है कि केस पेंडिंग पड़े होंगे, फैसले हो नहीं रहे होंगे। NCLT जैसी जगह पर देरी का असर तो सीधा बिजनेस पर, अर्थव्यवस्था पर पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सुनवाइयों में इस पर बहुत गंभीर चिंता जताई थी। कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि नियुक्तियों में इतनी देरी हो रही है कि ये ट्रिब्यूनल वस्तुतः निष्क्रिय हो गए हैं, वर्चुअली डिफंक्ट। वस्तुतः निष्क्रिय, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जो दिखाती हैं कि जमीनी हकीकत कितनी गंभीर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन खास मकसदों के लिए, मतलब तेज न्याय, विशेषज्ञ न्याय, इन ट्राइब्यूनलों को बनाया गया था, वो मकसद ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सही कहा। न्याय में देरी हो रही है, लोगों को, कंपनियों को जिन्हें राहत मिलनी चाहिए, उन्हें सालों इंतजार करना पड़ रहा है। ये तो पूरी न्याय व्यवस्था की फिकिसी पर ही सवाल खड़ा करता है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे ऊंचे स्तर पर संस्थाओं का टकराव, चाहे वो कितना भी सिद्धांतिक लगे, आखिर में इसका खामियाजा उस आम आदमी या उस बिजनेस को भुगतना पड़ता है जो न्याय के लिए दरवाजा खटखटा रहा है। हाँ। जब न्याय देने वाली संस्थाएं ही पूरी क्षमता से काम न कर पाएं, तो ये सिर्फ लोगों के अधिकारों का हनन नहीं है, ये पूरे शासन की प्रभावशीलता पर, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा पर चोट है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि ट्रिब्यूनल पर नियंत्रण का ये जो मुद्दा है, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक बहुत गहरे संवैधानिक टकराव का रूप ले चुका है। जी। ये टकराव शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक स्वतंत्रता बनाम संसद का नीति निर्माण का अधिकार, इन बुनियादी सिद्धांतों के आसपास घूम रहा है। हाँ।
ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के कुछ खास प्रावधान, जैसे 4 साल का कार्यकाल और 50 साल की न्यूनतम उम्र, ये इस बहस के केंद्र में हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही मनमाना बता चुका है। बिल्कुल। और सबसे चिंता की बात यह है कि इस पूरे गतिरोध का नतीजा ट्रिब्यूनलों में भारी वैकेंसीज और उनके लगभग ठप पड़ जाने के रूप में सामने आ रहा है। जी हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये मुद्दा सिर्फ वकीलों या जजों का नहीं है। एक असरदार और स्वतंत्र विवाद सुलझाने का जो सिस्टम होता है, वो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की रीढ़ होता है। सही बात है। जब ये सिस्टम कमजोर पड़ता है, तो इसका असर पूरे समाज पर होता है। ये गतिरोध हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा और एक प्रभावी शासन दोनों को कैसे सुनिश्चित किया जाए। इनके बीच वो नाजुक संतुलन कैसे बने, खासकर तब जब विधायिका और न्यायपालिका में मतभेद हों। उम्मीद है कि इस जटिल विषय पर हमारी ये बातचीत हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। हमने इंडियन एक्सप्रेस के लेख के आधार पर इसके अलग-अलग पहलू छूने की कोशिश की। जी। अगर श्रोताओं को ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि ऐसी स्थिति में जहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विधायिका के नीति निर्माण के अधिकार में टकराव दिखता है, वहां संवैधानिक सिद्धांतों और प्रभावी शासन दोनों को बनाए रखने के लिए सही संतुलन कैसे खोजा जाए। क्या इसका हल सिर्फ अदालती फैसलों में है, या फिर संस्थाओं के बीच बेहतर संवाद और एक आपसी सम्मान में भी है? ये सोचने वाली बात है।